हेलो। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं नेहा पटेल और मैं लाई हूँ साइंस की वीडियो। साइंस में क्लास 6 की साइंस है, चैप्टर नंबर 5, पदार्थों का पृथक्करण। यानी कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनित्र यानी कि छलनित, चालनित्र का मतलब होता है छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। दूध दही का मंथन करने मक्खन निकाला जाता है, उसको भी पृथक्करण बोलते हैं। अब सस्य कर्तन के समय अनाज की डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 3 में सीखा है कि रेशों के बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित हमने आपने नमकीन दलिया तथा पोहा खाया होगा। यदि आपने ये पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार की फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थों या पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण के रेत के कणों को हाथ से बिनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। बिल्कुल। अब जैसे कि कॉलम नंबर 1 की पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम नंबर 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा उपयोगी या अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों की अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव या गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता है? पृथक्करण की विधियों में हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ असाधारण विधियों का उल्लेख करेंगे, जिसमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में भी किया हो। पाते हैं क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं। अब आपने अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य अन्न कणों को इससे पृथक कीजिए। हस्तचयन, इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पृथकों या फिर पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। अब बात करते हैं एक क्रियाकलाप की। तो दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? तो मैंने पहले बता दिया था आपसे। खेत और अब थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी पर अन्न कण चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक अन्न कणों की हड्डियों से इतने डलियों से गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण और आम अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने से प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। अब एक निष्वासन क्रिया होती है। निष्वासन क्रिया में सूखी रेत तथा बुरादे अथवा सूखी पत्तियों से पाउडर का एक मिश्रण बनाइए।
इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों की माप समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे खिसके। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि यानी कि निष्वासन कहलाती है। निष्वासन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। असाधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं, जैसे गेहूं, मूंग, चने, अरहर, इन सब में निष्वासन का उपयोग होता है। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्वासन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं चालन की। चलनी, छलनी। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चलनी यानी कि छन्नी को उपयोग करते हैं तथा इसमें आटा डालते हैं। आटे के छोटे कट चलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चलनी में रह जाती हैं। प्रायः आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। ऐसा आधारतः है गेहूं की बोरी को एक तिरछी चलनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत के कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। अब अपनी कक्षा में जाना, एक चलनी तथा थोड़ा सा आटा घर इधर से ले जाइएगा। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं होगा। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी मापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। बात करेंगे अवसादन, निस्तारण तथा निश्चंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इन प्रकार की अशुद्धियों कैसे पृथक करते हैं? प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे कि मिट्टी व धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं, जिससे जल थोड़ा मटियाला हो जाता है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबे, चावल या धूल? क्योंकि आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा जब जल को बाहर गिराया जाता है, जब किसी भी चीज को अलग अलग करना होता है, चावल धोते हैं तो थोड़ा सा बर्तन टेढ़ा करते हैं और तब पानी अलग गिरता है ना। तो यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग लाया जाता है, तो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक यानी कि अलग अलग परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक करते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? निस्तारण की विधि अपनाई, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? आप चाय को एक छन्नी
में डाल लीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रकार को निश्चिंदन, फिल्टर करना कहते हैं। आज सोचिए, और चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निश्चिंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम आप अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। अब हम ये देखेंगे कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी और अम्लीय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। तो अब एक क्रियाकलाप करते हैं, यानी कि एक्टिविटी करते हैं। इसमें तालाब या नदी का जो पंकिल जल है वो लाते हैं। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें, जिसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस पराक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर से जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस पराक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? आप इसका निश्चिंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निश्चिंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निश्चिंदन के रूप में किया जा सकता है। अब बात करते हैं, यदि जल अति पंकिल है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निश्चिंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। और फिल्टर पत्र एक ऐसा निश्चिंदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र में उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पात्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण को ठोस कर इसकी छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र भी पर ही रह जाते हैं। फलों तथा सब्जियों को रसों को पीने से पहले उनके बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्सिंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। वाष्पन क्या होता है? वाष्पन का मतलब होता है भाप बन कर उड़ जाना। पानी, जो पानी होता है भाप बन करके उड़ता है, उसको वाष्पन बोलते हैं। अब बीकर में कुछ जल गर्म कीजिए। जल को उबलने दीजिए। यदि आप निरंतर गर्म करते हैं तो क्या संपूर्ण जल भाप में बदल जाता है तथा अदृश्य हो जाता है। अब दूसरे बीकर में जल में 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? विलोड़ित करने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक से जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबलने उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की क्रिया का प्रयोग किया है। जल को इसके वाष्पन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहां पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहां से आता है? समुद्र के जल से। अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प के बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। आप बात करते हैं पृथक्करण की। एक से अधिक विधियों का उपयोग हमने देखा है। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी।
इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्संदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप पृथक कर सकते हैं? निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? नहीं। अब इस निस्तारित द्रव के नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। आप कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलते देखते हैं? बिल्कुल निकलेगी, खुली होगी तो। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए। जैसा कि आपके पेज नंबर 41 में एक डायग्राम दिखाएगा, उस डायग्राम को ध्यान से देखना, उस तरीके से पकड़ना भी है। केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट से नीचे बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उनकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप में भी, एक्टिविटी में भी सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक से केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। उससे कहां त्रुटि हुई होगी, मानिए से गलती कहां हुई होगी। अब हम बात करते हैं, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? अब एक आपको पेज नंबर 42 में एक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, एक्टिविटी नंबर 8। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, एक चम्मच नमक उसमें डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से ना घुल जाए। अब फिर एक चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसी प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है और बीकर में तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यह एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए, सोचिए थोड़ा सा कि पहले उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? अब आप लोग पहले की सहायता करना और प्रयास करना कि वो अपने एक्टिविटी में पास हो। अब एक एक्टिविटी हम और करेंगे 9 नंबर है एक्टिविटी। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक ना घुल सके।
इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं कि बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब ये घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या यह विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? तो आप लोगों को पता लगाना है। अब एक और एक्टिविटी है, 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में, दोनों गिलासों में आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और अब दोबारा से फिर उसको करना, लेकिन उसमें अब चीनी मिलाना है। क्या इसको जल में विलय अन्य पदार्थ से भी दोहराया जा सकता है? बिल्कुल दोहराया जा सकता है और आप लोगों को दोहराना चाहिए। एक सारणी बनी है, पेज नंबर 43 में है, 5.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? पहले तो ये बताना, क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घुलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्ययन में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। तब तक देखो, एक पदार्थ, 2 पदार्थ ले रहे हैं, नमक और चीनी, जल में घोलना है, तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो की घोली गई है सारणी में लिखना है। अब कुछ प्रमुख शब्द हैं, जैसे कि हमने सुना था मंथन, संतृप्त विलयन, संघनन, अवसादन, निस्तारण, चालन, वाष्पन, विलयन, निस्यंदन, थ्रेशिंग, हस्तचयन और निश्वासन। हस्तचयन, निश्वासन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों को निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत यानी कि बालू और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। द्रव तथा उसमें अगले पदार्थ को अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित की प्रक्रिया वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। तो अब इसमें है, अब बचा है अभ्यास। अब जिम्मेदारी है आपकी। मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया है, यानी कि चैप्टर नंबर 4 क्लोज हो चुका है। तो अब आप लोग चैप्टर नंबर 4 में जो क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं उनका प्रॉपर आप मुझे हल करके कमेंट में बताएंगे।